नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 5 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण खबरों के बारे में देखेंगे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर जो बनते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनके बारे में देखेंगे। तो हर दिन की तरह शुरुआत आज हमारी कुछ लाइनों से जैसे करते हैं वैसे, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब आपके जितने भी कुछ बच्चे ऐसे भी जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी कई परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, कई विद्यार्थी कई खिलाड़ी भी ऐसे होते हैं फेल हो जाते हैं, पर आप समझ ले जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा उसके पीछे भागेंगे, संघर्ष जितना आपका लंबा होगा, जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न आज का होगा, हाल ही पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 101वां रामसर स्थल किसे घोषित किया है। तो ये हमने कल भी देखा था, पर आज और इसके बारे में जानकारी ला दिए हैं। तो जो ग्लॉ झील है अरुणाचल प्रदेश की, इसको ही तो ये अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील को 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और बात की जाए इसकी, यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। यह राज्य का पहला रामसर स्थल हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश का यह पहला हो जाएगा। और ओवरऑल इंडिया की देखी जाए तो 101वां यह हो जाए। इसके साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय आद्यभूमि संख्या 100 से पार हो गई है। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण जो रामसर की शुरुआत देखें तो 1 फरवरी 1982 में को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। देश की शुरुआत 5 रामसर साइट देखें तो 2 फरवरी को रामसर आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, पर साइन 1 फरवरी को इंडिया ने किया था। दोस्तों, जो शुरू की कुछ महत्वपूर्ण रामसर साइटें हैं उनके बारे में देख लेते हैं, और आखिरी जो लेटेस्ट अभी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं हम। तो हमारी जो पहली रामसर स्थल थी वो चिल्का झील थी, उड़ीसा की, 1981 में बनी थी। भारत की पहली घोषित रामसर साइट केवलादेव के साथ, और सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है ये। और अगला जो हमारा दूसरा 1981 में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही 1981 में हुआ था। चिल्का उड़ीसा में स्थित है, केवलादेव राजस्थान। देखो राजस्थान में कौन रहता है? केवल राजा ही रहते हैं ना राजस्थान में। राजा का स्थान कौन होता है? केवल। ऐसे आ सकते हैं। चिल्का के साथ घोषित ये भी थी। और अगली जो हमारी लोकटक झील थी 1990 में, 1981 के बाद डायरेक्ट 90 में, 9 साल बाद लगभग 1990 में लोकटक झील, जो मणिपुर के है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो तैरते हुए फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। वुलर झील अगली हमारी 1990 में ही, 1990 में हरके झील पंजाब का, यानी इन तीनों को लोकटक, वुलर, हरके झील को शामिल किया गया था रामसर में। और अगला कुछ हालिया देख लेते हैं। जो हाल में 96 नंबर की जो थी, इसे कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य, जो तमिलनाडु का है, 2024 में इसको मिला था रामसर साइट। लॉन्ग वुड सोल रिजर्व, ये भी तमिलनाडु का है। और मागदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक का है, 2024 में। और उसके बाद देखें तो ये अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक का है। और अघनासिनी कर्नाटक का, मतलब कर्नाटक के लगातार 3, ये 2024 में इसको तमिलनाडु के 2, और इसके बाद ये कर्नाटक के 3। और अभी जस्ट हमने देखा जो देखिए ये 100वां जो रामसर स्थल है, थोड़ा गलत हो गया इसमें। 100वां जो इसका है, देखिए इसमें थोड़ी पीडीएफ में गलती हो गई है। 99 नंबर की जो है रामसर स्थल होगी वो सेखा झील हो जाएगी, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है। अलीगढ़ जिले में सेखा झील, ये सेखा झील। और जो 100 नंबर की होगी, जो 100 नंबर की होगी वो हो जाएगी जयप्रकाश वाली, जो जयप्रकाश नारायण जो है पक्षी अभ्यारण्य को 100वां झील, 100वां रामसर स्थल हो जाएगा। 101वां हमने ग्लॉ झील को अरुणाचल प्रदेश का देखा ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा प्रश्न होगा दूसरा, भारत के किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने देश की पहली उपग्रही बैटरी यानी पावर बैंक 50 विकसित किया है, जिससे फ्लाइट हेरिटेज दर्जा मिला है? जो टेकमी टू स्पेस है उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। हैदराबाद में स्थित स्पेस स्टार्टअप टेकमी टू स्पेस ने पावर बैंक 50 विकसित किया है, 50, जो भारत की पहली ऐसी सैटेलाइट बैटरी बनी है जिसने अंतरिक्ष उड़ान में सफलता हासिल किया है। इस बैटरी का उपयोग 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम-1 मिशन में किया गया था। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख ले अंतरिक्ष से जुड़े, जो भारत के हैं। तो विक्रम-1 हमने देखा, विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने 18 जुलाई 2026 को देश के पहले निजी क्षेत्र के ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1
का सफल परीक्षण किया। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल हॉट टेस्ट देखे तो इसरो ने पहली बार पूरी तरह से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग द्वारा तैयार किए गए उच्च क्षमता वाले लॉक्स मेथेन लिक्विड ऑक्सीजन मेथेन रॉकेट इंजन का सफल हॉट टेस्ट पूरा किया। लद्दाख में 2 बड़े दूरबीन परियोजनाओं को मंजूरी मिली। केंद्रीय बजट 2026 के तहत ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए लद्दाख के मिराक में पेंगोंग झील के पास राष्ट्रीय बड़ा सौर दूरबीन और हेनले में राष्ट्रीय बड़ा ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी मिली है। और देखें तो और गगनयान हेतु चिकित्सा एवं खाद्य समझौता, गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इसरो ने एम्स के साथ स्पेस मेडिसिन और DRDO के साथ स्पेस फूड को लेकर रणनीतिक समझौता किए हैं। प्रथम स्वदेशी स्पेस क्वालिफाइड प्रोसेसर की बात की जाए, इसरो और SCL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत के पहले 32 यानी 32 बिट का अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए योग्य विक्रम प्रोसेसर को अंतरिक्ष अभियान को में उपयोग आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारा तीसरा प्रश्न होगा, संसद के निचले सदन ने लोकसभा द्वारा हाल ही में पारित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के संशोधन विधेयक 2026 के तहत मुख्य न्यायाधीश CJI को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कुल संख्या 37 हो गई है। 37 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश 38 कुल संख्या हो जाएगी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक बिल 2026 ये है मतलब सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधक विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया जा रहा है। इसके पहले जो चल रहा था 1956 के अधिनियम के तहत चला जा रहा था अभी तक। सीटों में वृद्धि की बात की जाए, इस नए कानून के लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या चीफ जस्टिस को इंडिया को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़कर 37 हो गई है। कुल सुप्रीम क्षमता की बात करें, यदि मुख्य न्यायाधीश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो देश की शीर्ष अदालतों में कुल जजों की संख्या 38 हो जाएगी, यानी 37 अन्य और एक CJI जो मुख्य जज होता है। और इसका उद्देश्य बात के इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित मामलों को बोझ को तेजी से कम करना और संवैधानिक पीठों के गठन को अधिक सुलभ बनाना होगा। यानी काफ़ी जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं और केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द निपटारा जा सके, इस वजह से इनकी जजों की संख्या बढ़ाई गई है। अगला प्रश्न की बात की जाए, जो हमारा चौथा प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त हस्तांतरण किस्त में सबसे अधिक 19,208 करोड़ आवंटित किए गए हैं? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार को अतिरिक्त आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के पूंजीगत व्यय और विकासात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए 1,09,019 करोड़ के अतिरिक्त कर हस्तांतरण किया गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 19,208 करोड़ का हिस्सा मिला है। यह निर्णय मजबूत GST संग्रह जुलाई में जो 2.11 लाख करोड़ से अधिक के कारण संभव हो सका, यानी ज्यादा इसमें मिला है ना, 2.1 लाख की बढ़ोतरी हुई, इस वजह से यह आवंटन यूपी को ज्यादा मिल गया है। यूपी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात की जाए, अतिरिक्त कर पर हस्तांतरण हम जस्ट हमने देखा कि 19,208 करोड़ आवंटित की। ये राशि आप जरूर याद कीजिए। देखिए रेलवे वगैरह हम अपना बहुत डीप में पूछ रहा है करंट अफेयर, आप देखेंगे तो लगभग सभी से ऐसे काफी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो लगभग कोई भी टीचर पढ़ाया नहीं होगा उनको ऐसे भी आ रहे हैं। तो आप ये छोटे छोटे जो पॉइंट है आप नोटिस बिल्कुल करें। और ब्रिक्स सांख्यिकी बैठक की मेजबानी कर भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुख बैठक का आयोजन 3 से 4 अगस्त को लखनऊ में किया गया। जन औषधि केंद्रों का विस्तार की बात की, राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच बढ़ाने के लिए जुलाई अगस्त 2026 में 2110 विभिन्न दवाइयों के उपलब्ध के साथ जन औषधि केंद्र का बड़ा विस्तार किया गया। पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप यानी जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बात के कचरा प्रबंधन में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शून्य ताजा अपशिष्ट डंप यानी जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। नमो भारत कॉरिडोर का विस्तार की बात की जाए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर के नए खंडों का सफल संचालन शुरू किया गया। सारस सर्किट की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस संरक्षण और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारस सर्किट की घोषणा की गई है। अर्धचालक इकाई की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की गति देने के लिए राज्य में HCL, फॉक्सकॉन
सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम इकाई की स्थापना की मंजूरी दी गई है। न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के असंगठित और औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण के लिए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा की है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात की जाए, लखनऊ और हरदोई के बीच बन रहे पीएम मित्र पार्क के बुनियादी ढांचों के विकास कार्यों को 2026 की पहली छमाही में तेज गति दी गई है। सुरक्षित गतिशीलता कार्यक्रम की बात की जाए, राज्य के प्रमुख शहरों में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन आधुनिक बनाने के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो यूपी से जुड़े करंट अफेयर तो वो देख रहे हैं। देखिए आपको क्लास कैसी लग रही है, अब जैसे आपको ये लग रहा हो कि अभी छोटा स्टार्ट किया है, कौन सा क्या ही पढ़ा लेगा, आप मेरी क्लास अब ऐसे चलते फिरते देखिए, कहीं बैठे हुए क्लास देखिए, और जब जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे, मेरे देखो मैं जो क्वेश्चन करा हूँ उसी पे मत ध्यान दीजिए, उसके साथ में जो फैक्ट्स करा रहा हूँ, जो पुराने क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको जरूर ध्यान से देखिए। आप सुनते ही रहेंगे, बहुत है, आप सुन के जाएंगे, जिस दिन पेपर दे के आएंगे ना बताएंगे मतलब किसी ने कुछ बताया है, क्या दिया है, क्या कंटेंट दिया है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिएगा, मैं जिस दिन पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह पढ़ाने शुरू कर दिया ना, अभी जैसे स्टार्ट थोड़ा सोच रहा हूँ स्टैंड वगैरह आ जाए और देखते हैं, टाइम थोड़ा निकल जाए, अभी भी ग्रुप डी वगैरह एग्जाम चल रहा है, इसका एनालिसिस करने में टाइम लगता है, पढ़ भी रहे हो साथ में, तो ये जब टाइम ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा, जब पढ़ाऊंगा ना एक एक टॉपिक्स आपको इतना नॉलेज फैक्ट्स दे दूंगा, आप पढ़ते जाइए बस। तो कुछ ज़्यादा हुआ, अपने मुंह में मिट्ठू होना। चलिए हमारा पांचवा प्रश्न जो होगा, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जो वाइस एडमिरल एन प्रमोद जी को उप जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल ए प्रमोद ने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लिया है, दोनों प्रमुख हो जाएंगे। देखो एन प्रमोद ने संभाला है, किसकी जगह पर आए हैं? तरुण सोबती की जगह पे, जो 38 वर्षों की सेवा के बाद 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए हैं। वाइस एडमिरल प्रमोद इससे पहले महानिदेशक नौसेना संचालक के रूप में कार्यरत थे। और कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात कर ली जाए तो नए थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के नए अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, इसरो के नए अध्यक्ष बी नारायण, सीडीएस जो हमारे एनएस राजा सुब्रमण्यम जी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, और भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और चुनाव आयुक्त जो होंगे विवेक जोशी। विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नीलकंठ मिश्रा जी को चुना गया है। और इसके बाद देखें तो रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजेश कुमार सिंह की जो है नियुक्ति की गई है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में प्रोफेसर गोवर्धन दास को। नीति आयोग के नए सदस्य की बात करी जाए डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी जी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के शशिशेखर वेम्पति जी, और महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो संजय गर्ग जी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए प्रबंधक निदेशक व सीईओ के रूप में विभोर जैन को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा छठा प्रश्न होगा, किस भारतीय शहर को भारत द्वारा 2026 ओलंपिक में खेलों की मेजबानी के लिए बिड की आधिकारिक तौर पर चुना गया है? उन पर लगाई है कि अपनी चुनौती पेश कर रहा है, तो अहमदाबाद शहर के लिए पेश किया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के समक्ष 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी का दावा पेश करने के लिए आधिकारिक रूप से अहमदाबाद गुजरात को मेजबान शहर के रूप में चुना है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है। मतलब भारत अपनी ओलंपिक को मेजबान करने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। और ओलंपिक के कुछ इतिहास के बारे में देखते हैं तो प्राचीन शुरुआत भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व यूनान में ओलंपियन शहर में हुई थी। और प्रतिबंध की बात की जाए, रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने 393 ईस्वी में मूर्ति पूजक खेलों में प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब इसके जो है खेलों में मतलब ये जो ओलंपिक के लिए पूरी तरह से इसमें लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया है। आधुनिक ओलंपिक की बात की जाए तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस में शुरू हुई थी। देखो 94 में घोषणा हुई थी लेकिन 96 में लगभग शुरुआत हुई। इसके जनक की बात की जाए, फ्रांस से पियरे डी
कुपर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेल जगत ओलंपिक का जनक माना जाता है। नियामक संस्था की बात की जाए, ओलंपिक का संचालन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आईओसी द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय लोसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। और ओलंपिक छल्ले की बात की जाए, ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन छल्ले होते हैं जो दुनिया के 5 प्रमुख महाराष्ट्र के मतलब इंडिकेट करते हैं। और दुनिया के 5 प्रमुख महाराष्ट्र के जैसे नीला जो है, तो देखिए एआई से बना है तो थोड़ा दिक्कत हो जाए। नीला यूरोप को, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल अमेरिका को दर्शाता है। भारत की शुरुआत की बात की, भारत ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। एथलीट नॉर्मल पिचार्ड थे, मतलब भारत की तरफ से जो उन्होंने भाग लिया था वो नॉर्मल पिचार्ड जी जो भारत की तरफ से भाग लिए थे। और कुछ भारत के प्रमुख विजेताओं की बात की जाए, तो नॉर्मल पिचार्ड जो 1900 में पहली बार भाग लिए थे, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए थे, जिन्होंने एथलीट में 2 रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात की जाए, 1928 के एम्स्टर्डम में भारत का पहला आधिकारिक स्वर्ण पदक। अब भारत हॉकी टीम लगातार 6 स्वर्ण पदक इन्होंने सहित कुल 8 पदक आज तक हॉकी टीम ने 8 पदक जीते हैं। और केडी यादव की बात की जाए, 1952 हेलसिंकी में व्यक्तिगत स्पर्धा यानी कुश्ती में पदक, कांस्य पदक भारत बनने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बने। तो स्वतंत्र भारत में केडी यादव जी 1952 के जो हेलसिंकी हुआ था उसमें कुश्ती में जीता था, तो ये पहले बन गए थे स्वतंत्र भारत। कर्णम मल्लेश्वरी जी 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी। और बात की जाए राज्यवर्धन सिंह राठौर की 2004 में एथेंस में व्यक्तिगत स्पर्धा यानी निशानेबाजी में पहला रजत पदक जीतने वाले भारतीय बने। और अभिनव बिंद्रा का 2008 में बीजिंग ओलंपिक की बात की जाए, व्यक्तिगत स्पर्धा में 10 मीटर एयर राइफल के में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने। और सुशील कुमार की बात की जाए, 2008 और 2012 में व्यक्तिगत स्पर्धा जो कुश्ती में 2 लगातार ओलंपिक पदक जीतकर पुरुष बनने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। पीवी सिंधु की बात की जाए, 2016 और 2021 लगातार 2 ओलंपिक खेलों में रजत और कांस्य जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। नीरज चोपड़ा की बात की जाए, 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें भाला फेंक में इन्होंने जो है ऐतिहासिक स्वर्ण जीता था। तो इस तरह देखिए थोड़ा ये इस बना है, इस वजह से शब्दों का जो उलटफेर कर दिया है। मैं देख अब इसके आगे ना ये एआई से नहीं बनाऊंगा, मैं खुद ही जो जैसे इसके पहले रहता था ना हमारे ये ऐसे हैंड रिटन लाऊंगा, हैंड रिटन तो नहीं होगा पर ऐसे मतलब पीडीएफ के रूप में लाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई प्रत्यारोपण पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अंगदान के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य में भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त के अवसर पर जो नोटो यानी इन्हें ई प्रत्यारोपण पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश भर के अस्पतालों, राज्य प्राधिकरणों और मरीजों को एक साझा डिजिटल नेटवर्क से जोड़ेगा, जिससे अंग आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और आसान हो जाएगी। आगे बात की जाए तो 8वां जो हमारा प्रश्न होगा, वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारत के किस राज्य में बिना आंखों वाली खून जैसी लाल दिखने वाली ईल प्रजाति रक्त मिकित्स अंक्षी की खोज की है? तो इसकी खोज असम में की गई है। और वैज्ञानिकों ने असम के गोलपारा जिले में भूजल के कुओं से एक नई अंधे दलदली ईल प्रजाति क्या नाम है इसका, ये रक्त मिकित्स अंक्षी की खोज की है। इस ईल की आंखें नहीं होती हैं और इसकी पारदर्शी त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाएं दिखने के कारण इसका रंग पूरी तरह से खून जैसा लाल होता है। गारो भाषा में अंक्षी शब्द का अर्थ होता है रक्त। ठीक है, और बात करें कुछ महत्वपूर्ण खोज के बारे में जो हुई है लेटेस्ट में, रक्त मिकित्स अंक्षी हम जस्ट देखा कि असम में इसे खोजा गया है। ठीक है, और दूसरा कमलांग बैबू पीट वाइपर की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व में खोजी गई हरे रंग की एक बेहद जहरीली नई प्रजाति सांप की प्रजाति होगी। इंडोनेमोरिस नक्काथम्बी की बात की जाए तो ये केरल में खोजी गई, पश्चिम घाट के वायनाड क्षेत्र में खोजी गई पानी के पास रहने वाली एक नई स्टोन फ्लाई कीट प्रजाति होगी। और डिक्रोपोगेन वेलंकरनी की बात की जाए, तमिलनाडु के नागपट्टिनम के तटीय इलाकों में खोजी गई एक नई रोबोटिक मक्खी का एक रबर फ्लाई प्रजाति होगी। यूओप्लोथिस नागा की बात की जाए, नागालैंड नागा है जिससे आप निकाल लेंगे कहाँ से, नागालैंड में भारत के उत्तर पूर्वी घने जंगलों में खोजी गई जाल न बुनने वाली एक नई भूमिगत मकड़ी प्रजाति, यानी जाल नहीं बनाती और भूमिगत रहती है। और इसी कावाइया इंडिया की बात करें, अंडमान और निकोबार
अंडमान द्वीप समूह के समुद्री तट के पास खोजी गई एक नई पारदर्शी समुद्री घेंगा की प्रजाति होगी। और राओ रचेस्टेस चेला की बात की जाए, कर्नाटक कुद्रेमुख के वर्षा वनों में खोजी गई एक नई बेहद छोटी झाड़ीदार मेंढक की प्रजाति होगी। और साइसोडैक्टालाइसिस अवध की बात की जाए, उत्तर प्रदेश मैदानी इलाकों में पुराने खंडहरों के पास खोजी गई नई मुड़े हुए वाली छिपकली प्रजाति, नई मुड़े वाली हुए वाली, ऐसा कुछ है। मतलब आप देख लीजिए, कुल मिलाकर आप देख रहे कहाँ से खोजी गई है। ठीक है, 9वां प्रश्न की बात की जाए, जो हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुख बैठकों, जो देखो कौन सा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुख बैठक का आयोजन 3 से 4 अगस्त कहाँ आयोजित किया गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले हमने चर्चा की थी, तो ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। और भारत के ब्रिक्स अध्यक्ष के तहत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 3 से 4 अगस्त को लखनऊ में ब्रिक्स देशों की सांख्यिकी प्रमुख की बैठक बुलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के सांख्यिकी नवाचारों को बढ़ावा देना, आधिकारिक आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारना और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना है। और आगे देखें तो कुछ महत्वपूर्ण जो ब्रिक्स 2026 का आयोजन हो रहा है उसके बारे में देख लें, तो जो इसकी थीम है, तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी सहनशीलता, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण, इसकी थीम हो जाएगी। यह थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता पहले और पीपल सेंट्रिक यानी जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रमुख आयोजन स्थलों की बात की जाए, जो नई दिल्ली मुख्य ब्रिक्स लीडर्स समिट सितंबर 2026, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल का प्रमुख आयोजन स्थल है नई दिल्ली में। लखनऊ की बात की जाए, ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों की प्रमुख बैठक हमने जस्ट देखा भी। भोपाल में बात की जाए, ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्यक्रमों बैठक, ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव और ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक भोपाल ने। वाराणसी की बात की जाए, दूसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्यक्रम समूह की बैठक हुई है। और इंदौर मैंने आपको मेरे पिछली क्लास में आप जुड़े हैं, अगर जुड़े हैं तो आपको पता होगा, मैंने बताया था ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, मतलब कृषि की जरूरत कहाँ पे है, इंदौर में, मतलब इस समय में जो होता है इंदौर में जो है कृषियों की जरूरत पड़ रही है। गुरुग्राम की बात की जाए, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। 10वां प्रश्न देखते हैं, जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा। हाल में प्रतिष्ठित कॉस फॉर विक्रम साराभाई पदक 2026 में किस भारतीय खगोल शास्त्री वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। तो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को यह अवार्ड मिला है। विख्यात भारतीय महिला अंतरिक्ष भौतिकी विज्ञानी अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित कॉस फॉर विक्रम साराभाई पदक से नवाजा गया है। यह पदक अंतरिक्ष अनुसंधान समिति और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इसे संयुक्त रूप से विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में कुछ देख लें, तो जनक जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और इन्होंने 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की नींव रखी। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, वह इसरो के पूर्ववर्ती संस्था इनकोस्पोर 1962 में जो था, और परमाणु ऊर्जा सहयोग AEC के अध्यक्ष रहे थे। थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन की बात की जाए, तो उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की। पहला भारतीय उपग्रह की बात करें, भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 के निर्माण के रूपरेखा और परियोजना में उन्होंने ही तैयार की थी। संस्थानों की स्थापना की बात की, उन्होंने PRL यानी भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद और भारत के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद की स्थापना की थी। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान की बात की जाए, 1966 में पद्म भूषण और मरणोपरांत 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चंद्रमा पर सम्मान की बात की, इसरो के ऐतिहासिक चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम उनके सम्मान में विक्रम रखा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात की जाए, वर्ष 2026 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कॉस फॉर विक्रम साराभाई पदक वैज्ञानिक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी को दिया गया है। जस्ट हमने विक्रम साराभाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लिया, और हमने बताया था कि जो है कि हम कुछ टॉपिक्स उठाएंगे और डेली, अब जैसे हमारा होता है ना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हम दिवस कर रहे थे, तो मैंने एक दिन दिवस और 2 दिन फैक्ट्स कुछ वगैरह देख चलेंगे।
फैक्ट्स हमने साइंस के क्षेत्र में ढूंढा है, क्योंकि देखिए ग्रुप डी का एग्जाम में चल रहा है और उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से हमने साइंस का आज पहला टॉपिक उठाया है। उसमें पादप कोशिका से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पादप कोशिका में क्या होती है, उसमें देखो आप दंत कोशिका पादप कोशिका में डायरेक्ट अंतर देख सकते हैं, मतलब पादप कोशिका भिन्न कैसे है। पादप कोशिका की इसकी कोशिका की जो भित्र होती है पादप कोशिका की, वो सोल्यूलेज से बनी होती है बाहरी परत, जो कोशिका को निश्चित आकार और मजबूती देती है। पादप कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल। और कोशिका झिल्ली की बात की जाए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है भित्ति के अंदर की अर्धपारगम परत होती है, जो पदार्थों के आने जाने पर नियंत्रण करती है। मतलब झिल्ली होती है वो कौन सा पदार्थ जो है कोशिका के लिए जरूरी है, कौन सा नहीं है, उसका चयन करके मतलब आने जाने देती है। और केंद्रक की न्यूक्लियस की बात की जाए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होता है। लवण की बात की जाए, जो प्लास्टिड होता है, लवक, ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमेशा याद रखिए, कलर के लिए हरा रंग भोजन बनाना इसका काम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए, मतलब जो हरा भोजन का इकट्ठा करने पकाना काम इसका होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात की जाए तो ये रंगीन भोजन संचय करता है, यानी जो भोजन का संचय करता है और ल्यूकोप्लास्ट करता है। राजधानियां जो वेक्यूल्स होती हैं, एक कोशिका के बीच में स्थित बड़ी थैली होती है, जो जल व अपशिष्ट पदार्थों की जो है पैक करती है, मतलब इकट्ठा करती है, अपने रखती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो श्वसन क्रिया द्वारा बनता है और एटीपी के रूप। और गाल्जी काय की बात की जाए, या प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पैकेजिंग और परिवहन करता है। और बात की जाए पादप कोशिका की जो है, अगर प्रकारों की बात की जाए तो इसके 2 प्रकारों में बांटा जाता है, यानी अस्थायी ऊतक, एक अस्थायी ऊतक, एक जटिल ऊतक। ठीक है, तो जो सरल अस्थायी ऊतक होता है, देखो ये जो होता है स्केलन का, ये पूछा गया था, अभी जस्ट कल आया था एग्जाम में, पूछा गया था कि ये जो नारियल का जो छिलका होता है वो किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो सरल अस्थायी ऊतक में देखें तो ये 3 प्रकार के देखते हैं, पैरेन्काइमा, जीवित कोशिका जो भोजन भंडारण का कार्य करता है और प्रकाश संश्लेषण करता है, और कॉलेनकाइमा या पौधों के नए भागों जिसे लचीलापन देता है। स्केलेनकाइमा या दृढ़ता या मजबूती प्रदान करता है। तो जो नारियल का रेशा होता है इसी प्रकार स्केलेनकाइमा का ही उदाहरण होता है। अब इसे समझिए ना, स्केल की तरह जो टाइटली खड़ा होता है, स्केल टाइट कौन होता है, जो टाइट होगा वही तो बचाएगा। तो हाँ, ऐसा हो गया। और जटिल अस्थायी ऊतक की बात की जाए तो जाइलम और फ्लोएम, इसके 2 पार्ट होते हैं। जाइलम जो जल का प्रवाहन करता है और फ्लोएम जो है इसका जो है भोजन का प्रवाह, मतलब यहाँ से वहां तक परिवहन करता है। तो इस तरह से हमारा हो गया, हम देख लिए कोशिका के बारे में देख लिए थोड़ा सा, और बता दें चलिए मैं थोड़ा सा जाइलम फ्लोएम के बारे में और बता दूं। तो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा समझिए, पैरेन्काइमा होता है वो एकमात्र जो जीवित होता है जाइलम में। और जो फ्लोएम और फाइबर होता है, फ्लोएम फाइबर जो होता है वो एकमात्र ऐसा होता है जो मृत होता है। आप यही पूछेगा जाइलम में कौन सा पार्ट है जो जीवित रहेगा और इसमें एक मृत रहता है, इसलिए पूछते हैं फ्लोएम ऐसा कौन सा जो मृत होता है। जो फ्लोएम फाइबर होता है, इसके पार्ट होते हैं जाइलम फ्लोएम के 4 लगभग पार्ट होते हैं। तो फ्लोएम फाइबर का जो होता है वो मृत होता है और इसमें जो है जाइलम पैरेन्काइमा केवल जीवित होता है। इस तरह से हम ऐसे फैक्ट्स जोड़ते जाएंगे और अच्छे से करेंगे। तो थोड़ा टाइम कम था क्योंकि मंथली वाइज आपका जो करंट अफेयर है उसको भी आपको दे रहा हूँ। तो आपको मई के महीने का मिल गया है, जून महीने का भी आज को आपको मिल जाएगा। तो अप्रैल जून हो सकता है तो आज ही आपको मिल जाएगा। तो अप्रैल मई जून का 3 महीने का आपका लेटेस्ट करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। बाकी जनवरी फरवरी मार्च का मैं कल आपको दे दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।